मैं सागर कुमार तिवारी। अपन बात कर रहे हैं सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने बात कर ली थी, अपना टॉपिक है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, तो इससे पहले अपन ने बात कर ली थी किसकी, मृदा क्षरण की, यानी सॉइल इरोजन पढ़ रहे थे अपन इससे पहले। तो सॉइल इरोजन मृदा क्षरण की बात कर रहे थे। तो मृदा क्षरण क्या होता है कि मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। फिर इसके बाद में अपन ने इसके प्रकार देख लिए, दो प्रकार के थे, कौन कौन से, एक तो त्वरित और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक और त्वरित देखने के बाद में अपन ने क्या किया कि भाई प्राकृतिक तो क्या होता है, प्राकृतिक क्षरण जो प्रकृति द्वारा होता है, और त्वरित क्षरण क्या होता है जो मानवों या पशुओं द्वारा होता है। फिर बात करते हैं आगे कि अपन ने बात की त्वरित क्षरण की। तो त्वरित क्षरण क्या होता है कि भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो जलीय क्षरण की बात कर ली थी अपन ने कि भाई जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, जलीय क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर रहे थे अपन किसकी कि ये कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। कितने प्रकार का होता है ये, चार प्रकार का। कौन कौन सा, जैसे बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण, अवनालिका क्षरण। तो ये चार प्रकार के क्षरण देख लिए। फिर क्या देखा इसके बाद में अपन ने कि जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों को। तो जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे जलवायु, स्थलाकृति, मृदा गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। कौन कौन से थे जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु, स्थलाकृति, मृदा गुण, वनस्पति का प्रभाव और है मानवीय कारक। समझ गए। तो अभी की शुरुआत करते हैं यहाँ आगे से। देखो, सस्य विज्ञान में अपन बात कर रहे हैं भाई मृदा संरक्षण की। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि भाई किस प्रकार से मृदा को क्षरण होने से बचाया जा सकता है, वही क्या कहलाता है आपका मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है कि ऐसी विधियों का उपयोग करना जिसके द्वारा क्या हो कि मृदा क्षरण कम से कम हो एवं जल संरक्षण क्या किया जा सके, जल संरक्षण आसानी से किया जा सके। इस विधि को क्या कहते हैं, इस प्रकार की जितनी विधि अपनाई जाती है उन सब विधियों को क्या कहते हैं अपन, संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। जिसका अपन संरक्षण कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, संरक्षण। तो देखो सीधी सी बात करते हैं कि वे विधियां जो भू संरक्षण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए उत्तरदायी अपनाई जाती है, उत्तरदायी क्या की जाती है, अपनाई जाती है, वो क्या कहलाती है, मृदा संरक्षण की विधियां कहलाती है। क्या बात की अपन ने कि मृदा संरक्षण के लिए वे विधियां जो भू संरक्षण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती है, वो सारी विधियां क्या कहलाती है, मृदा संरक्षण की विधियां कहलाती है। अब बात करेंगे मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे जैविक, यांत्रिक। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पहली विधि की। कौन सी विधि है पहली, मृदा संरक्षण की जैविक विधि। तो जैविक विधि में भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला है इसमें सस्य विज्ञान। ठीक है, तो सस्य विज्ञान की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई सस्य विज्ञान क्या होता है, एग्रोनॉमिकल। क्या होता है, एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन कि भाई एग्रोनॉमिकल विद्या या एग्रोनॉमिकल मेथड्स कौन से होते हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं कि मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं कि भाई ढलान वाले क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती के, ढलान वाले क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती समुच्चय खेती कहलाती है। मतलब क्या होता है कि अगर अपन इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में आप समझ जाओगे, क्या कहते हैं इसको, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग, यानी समुच्चय खेती। समझ गए। तो क्या है, ढलान वाले क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, समुच्चय खेती कहलाती है। फसलों की बुआई ढलान के कैसे करनी चाहिए, विपरीत दिशा में करते हैं। तो फसलों की बुआई कैसे करते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में करनी चाहिए। ढलान अधिक है तो क्या होगा, ढलान अधिक होगी तो आप क्या करोगे कि भाई जो पास पास क्यारियों का आकार क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे। और यदि क्या है ढलान क्या है आपके पास कम है, ढलान कम है तो क्यारियों का आकार क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। भाई ढलान खेती करते हैं तो एक सिद्धांत अपनाते हैं। देखो सीधा सा बेसिक में बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर ढलान अधिक है तो क्या कर देते हैं, क्यारियों के आकार क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और ढलान कम है तो क्यारियों का आकार क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं कि फसलों की बुआई ढलान के विपरीत दिशा में करते हैं। ढलान अधिक है तो खेती प्राय कम होगी। और यदि जमीन पर खेती करने से क्या होता है, वर्षा का पानी रुक रुक कर आता है। देखो कैसे कि भाई अपन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां ढलान की क्या करते हैं, विपरीत दिशा में करेंगे। विपरीत दिशा में अगर ढलान अधिक है तो क्या होगा, खेती क्या होगी, प्राय कम होगी। और अगर अपन बात करते हैं कि धरातल पर क्या है, ढलान है, तो धरातल पर ढलान है
तो वहां क्या होगा, पानी कैसा आएगा, रुक रुक कर आएगा, क्योंकि ढलान वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो वर्षा का पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और क्यों रुक जाता है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में खेती कर रहे हैं, ढलान के विपरीत दिशा में खेती कर रहे हैं, इसलिए पानी कैसा आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। और कुछ पानी मृदा द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। तो शस्य विज्ञान संबंधी समझ गए। पहला पॉइंट क्या था इसमें कि ढलान वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती क्या कहता है अपन, समोच्च खेती। पहले तो पता होना चाहिए कि भाई समोच्च होता क्या है। दूसरी बात क्या पढ़ने कि भाई फसलों की बुआई ढलान के कैसे करते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं। यदि क्या है, ढलान अधिक है तो क्या होगा, खेती क्या होगी, कम होगी। तीसरी बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की, यदि धरातल पर ढलान है, क्या है, धरातल पर ढलान है, तो धरातल पे ढलान होने के कारण क्या करते हैं अपन, खेती कैसे करते हैं, उसकी विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में खेती करने से क्या होता है, पानी कैसा आएगा, रुक रुक कर आता है। और कुछ पानी तो क्या करती है, मृदा सोख लेती है, और बाकी कुछ पानी क्या होता है, क्षरण के द्वारा कम हो जाता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, भू परिष्करण। तो भू परिष्करण क्या होता है कि आपको पता है कि खेत की तैयारी करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात करते हैं अपन, खेत की तैयारी करने के लिए भू परिष्करण का मतलब क्या होता है कि मृदा को क्या करना है, सही तरीके से तैयार करना है। जैसे खरपतवार को हटाना है, निराई गुड़ाई करना है, मृदा की ऊपरी परत को तोड़ना है, ये सारा काम किसमें किया जाता है, भू परिष्करण के अंतर्गत किया जाता है। तो कैसे करते हैं, देखो, खेत की तैयारी करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता होती है। तो अपन सभी जानते हैं भाई कृषि उपकरण के बिना क्या है कि खेती नहीं की जा सकती। तो खेत की तैयारी करने के लिए क्या है, कृषि औजारों की आवश्यकता होती है। इन औजारों की सहायता से मृदा की ऊपरी परत को क्या किया जाता है, इन औजारों की यानी कृषि औजारों की सहायता से क्या किया जाता है, मृदा की ऊपरी परत को क्या किया जा सकता है, तोड़ना, गहरी जुताई करना, खरपतवारों को नष्ट करना, मृदा में पानी का अवशोषण कराना इत्यादि क्रियाएं करने से भू परिष्करण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कौन कौन से काम करते हैं भाई, कृषि औजारों की सहायता से कि मृदा की ऊपरी परत को तोड़ना है, गहरी जुताई करना है, खरपतवारों को नष्ट करना है, मृदा में पानी का अवशोषण कराना है, इत्यादि क्रियाएं करने से क्या होता है, भू परिष्करण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, पलवार। पलवार के क्या कहते हैं अपन, मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, पलवार का मतलब कि मृदा के ऊपर यानी मृदा की ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष, टहनी, पत्तियां, इनको क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। जिससे क्या होगा, मृदा क्षरण कम होता है तथा जल की भी हानि क्या होती है, कम होती है। इससे मृदा में क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, पलवार का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, देखो, खेत में घास तथा फसलों के अवशेष, जैसे खेतों में क्या होता है, घास या फसलों के अवशेष जैसे टहनियां, पत्तियां, पौधों के डंठल आदि से क्या कर देते हैं, मृदा को ढकना क्या कहलाता है, पलवार कहलाता है। भाई खेत में घास या फसलों के अवशेष जैसे पत्तियां, टहनियां, पौधों के डंठलों से क्या करना है, मृदा को ढकना है, क्या कहलाता है, पलवार कहलाता है। फिर बात करते हैं, पलवार क्या करता है कि वर्षा की बूंदों या पानी के द्वारा क्या करता है, अपन जब सिंचाई भी पानी दे देते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, आसानी से विघटित हो जाता है। और ये विघटित होकर कहाँ चले जाते हैं, मृदा में चले जाते हैं। तो ये पलवार वर्षा की बूंदों से या अपने सिंचाई द्वारा किए गए जल से क्या होता है, विघटित होकर कहाँ चले जाते हैं, मृदा में चले जाते हैं। मृदा में जाकर ये खाद के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। खाद के रूप में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरता क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता क्षमता में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। पलवार समझ गए भाई, खेत में घास, फसलों के अवशेष, पत्तियां, टहनियां, पौधों के डंठलों को क्या कर देते हैं, मृदा से ढक देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पलवार कहते हैं। पलवार की बात करते हैं तो पलवार में क्या होता है कि वर्षा की बूंदों से विघटित होकर ये क्या कर देता है, कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। फिर बात करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं खाद के रूप में, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरता क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर अगला पॉइंट अपना फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। तो फसल चक्र क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाई कितनी बार अपन कह चुके हैं, कोई भी चीज पढ़ते हो तो आपको क्या पता होनी चाहिए, उसकी सबसे पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। कैसे कि एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय पे, एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। जैसे अनाज की फसलों के बाद क्या करते हैं अपन, दलहनी फसलों को लेते हैं,
तथा इसके बाद क्या करते हैं, सब्जियों की फसलों को लेते हैं, या बात कर लेते हैं सब्जियों की जगह क्या ले लेते हैं, कद्दू वर्गीय फसलों को फसल चक्र में अपनाना चाहिए। तो ये सारा क्या है, फसल चक्र होता है। क्या होता है, फसल चक्र। फसल चक्र में आपसे कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, परिभाषा है कि भाई कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि फसल चक्र का तात्पर्य निश्चित समय पर खेती करना, निश्चित समय एवं निश्चित भूभाग पर खेती करना, फसलों को बदल बदल कर बोना। तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, सही पॉइंट क्या होता है कि निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, आपका फसल चक्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं अपन, रबी में क्या है, गेहूं, और गेहूं एक बार तो गेहूं ले लिया, दूसरी बार क्या ले लो आप, चना। ठीक है, खरीफ की बात करते हैं तो दलहनी कोई दाल ले लो, दूसरा क्या ले लो, मक्का। जायद में बात करते हैं सब्जियां या कद्दू वर्गीय, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, फसल चक्र है इस प्रकार का। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की, पट्टियों में फसलों को बोना। पट्टियों में फसलों को बोने से मतलब क्या है अपना, सीधी सी बात करते हैं, पट्टियों में फसलों को बोने से कि भाई इस प्रणाली के अंतर्गत क्या करते हैं, ढाल के विपरीत यानी ढलान के विपरीत क्या करते हैं, पट्टियों पर फसलों उगाई जाती है। यानी इस विधि का मतलब क्या है कहने का कि भाई पट्टियों में, आप समझ गए पट्टियों के नाम से ही कि भाई पट्टियों पर खेती करना। तो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या करते हैं, ढलान के विपरीत पट्टियों पर क्या की जाती है, फसलें उगाई जाती है। इस प्रणाली में फसलें एकांतर क्रम में क्या की जाती है, इस प्रणाली में फसलें एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाई जाती है। क्या की जाती है, पट्टियों में उगाई जाती है, जिससे ऊपर से बहकर मिट्टी और पानी क्या हो, नीचे की ओर आ जाते हैं। जिससे मिट्टी और पानी कहाँ जाते हैं बेटा, नीचे की ओर आते हैं बहते बहते, और जिससे मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत ढलान के विपरीत क्या करते हैं, पट्टियों पर फसलें उगाई जाती है। इस प्रणाली में क्या होता है, फसलें एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाई जाती है, मतलब एक के बाद एक क्रम बोया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, जिससे ऊपर से बहकर मिट्टी और पानी क्या होता है, धीरे धीरे बहते हुए कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और जिससे मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। बात करेंगे दूसरे के, जैसे अपन ने पहला पॉइंट देखा था शस्य संबंधी उपाय, अब दूसरा है घास संबंधी उपाय। घास संबंधी उपाय क्या है कि मुख्य फसलों के मध्य क्या करते हैं, मुख्य फसलों के मध्य घास की पट्टियां बो देने से क्या करते हैं, मृदा क्षरण में मदद मिलती है। मतलब सीधी सी बात करते हैं अपन, क्या होता है कि अगर अपन क्या करते हैं, फसलों के साथ घास वाली फसलों को बो देते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा संरक्षण कम होता है। क्यों, क्योंकि मृदा के ऊपर क्या हो जाते हैं, पौधे उगने से पौधे की जड़ों द्वारा क्या कर लेते हैं, मृदा के कणों को एक दूसरे से बांध लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि ले फार्मिंग क्या होता है, आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया कई बार कि ले फार्मिंग का क्या तात्पर्य है, ले फार्मिंग से क्या तात्पर्य है, या इसकी परिभाषा पूछ ले फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फसल चक्र में मुख्य फसल के साथ घास वाली फसलों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, ले फार्मिंग कहते हैं। मतलब क्या है कि मुख्य फसल के साथ क्या करते हैं, मुख्य फसल के साथ घास वाली फसलों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, ले फार्मिंग। यानी फसल चक्र में मुख्य फसल के साथ साथ क्या कर दिया आपने, घास वाली फसलें लगा दी, इसको क्या कहते हैं, ले फार्मिंग कहते हैं। इस विधि से मृदा एवं जल क्षरण क्या होती है, सहायक होती है। यह विधि किसमें होती है, मृदा एवं जल क्षरण में क्या होती है बेटा, सहायक होती है। तीसरा पॉइंट है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है कि वृक्षारोपण किस प्रकार मृदा संरक्षण को सुरक्षित करते हैं। देखो क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें गिरती है, जिससे क्या होता है कि मृदा पर उपस्थित कण क्या करते हैं, अपने मूल स्थान से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन वृक्षों के टकराने से क्या होती है, इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस प्रकार कि वृक्ष मृदा का संरक्षण रोकने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं कि जब वृक्ष क्या करते हैं, वर्षा की बूंदों को सीधे जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। वृक्ष क्या करते हैं कि वर्षा की बूंदों को क्या करते हैं, सीधे जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। भाई ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर क्या करते हैं, पानी की भाई वर्षा की बूंदें क्या करती है, पेड़ पौधों से टकराती है, और टकराने से क्या होता है कि उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेड़ पौधों से क्या करते हैं, वर्षा की बूंदें टकराने से इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनकी गति कम होने से मृदा क्षरण भी क्या होता है, कम होता है, जिससे मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। समझ गए बात। तो ये अपने सारे पॉइंट थे, ये अपन ने देखा है आज क्या है कि मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां है। ठीक है,
तो कौन सी विधि पढ़ लिया आज? जैविक। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट विधि की, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। समझ गए? तो आप ज्यादा और देखने के लिए भी सागर एग्रीकल्चर क्लासेज पे देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।